दर्पण, मिरर। आखिर दर्पण कहते हैं किसको? दर्पण कहते हैं किसको? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे दर्पण के बारे में कहा जाता है कि यह कांच का बना हुआ ऐसा पदार्थ होता है जिसके एक भाग पर क्लय किया जाता है तथा दूसरे भाग से प्रकाश का पूर्णतः प्रवर्तन होता है, दर्पण कहलाता है। यानी कहने का मतलब दर्पण में किसी भी प्रकार का दर्पण हो। ऐसे जो दर्पण होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो दर्पण या तो समतल हो या तो गोलीय हो, दोनों स्थिति में हम देखते हैं क्या कि एक भाग पर क्लय किया हुआ रहता है और एक भाग पर जो क्लय किया हुआ रहता है वो सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ाई जाती है तथा दूसरे भाग से प्रकाश का पूर्णतः प्रवर्तन होता है। यानी कि डिफिनेशन बोलेगा कि दर्पण आखिर कहते हैं किसको? दर्पण है क्या? दर्पण किसे कहते हैं? तो कांच का बना हुआ ऐसा पदार्थ जिसके एक भाग पर क्लय किया जाता है तथा दूसरे भाग से प्रकाश का पूर्णतः प्रवर्तन होता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब यहाँ पे देखेंगे समतल दर्पण कहते हैं किसको? तो समतल दर्पण कहा जाता है कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बिल्कुल समतल हो, यानी कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बिल्कुल समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। यानी कि हम यहाँ पे देखिएगा दर्पण यहाँ पे लिए, इसमें एक भाग को हम यहाँ पे क्लय कर दे रहे हैं, यानी कि एक भाग को हम क्लय कर दे रहे हैं, ये जो है क्लय किया गया है और ये ऊपर वाला भाग जो है इस भाग से प्रकाश का पूर्णतः प्रवर्तन होगा, यही है आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसके एक भाग पर क्लय किया जाता है तथा दूसरे भाग से पूर्णतः प्रवर्तन होता है और यह जो होता है पूरा बिल्कुल समतल होगा, तो ये समतल दर्पण। और आगे क्लास में हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण के बारे में। अभी हम पूरा देखते हैं समतल दर्पण की विशेषता क्या है, समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और समतल दर्पण को हम कहाँ पे रखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति के बारे में जानेंगे। तो समतल दर्पण की विशेषता में हम सबसे पहले देखते हैं कि समतल दर्पण की विशेषताएं जो होती है, मान लिया जाए कि ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण है और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता की बात किया जाता है। तो बने प्रतिबिंब की विशेषताएं जो होती है, इसमें बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति है और व्यक्ति यदि समतल दर्पण के सामने जाकर के वो अपने दाएं हाथ को उठाता है तो दर्पण में ऐसा प्रतीत होगा कि वह अपने बाएं हाथ को उठा रहा है, यानी कि दाएं वाला भाग बायां दिखाई देता है और बाएं वाला भाग दाएं दिखाई देता है। ये पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता कहता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। यानी कि समतल दर्पण के सामने हम जितना बड़ा वस्तु को रखते हैं प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है, लेकिन ये जो बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेकिन वस्तु के बराबर होता है, यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसके अलावा समतल दर्पण के सामने रखे वस्तु की दूरी की बात करता है। तो वस्तु जितना दूरी पर हम रखते हैं प्रतिबिंब जो होता है उतना ही दूरी पर हमको प्रतीत होता है। यानी कि समतल दर्पण से हम वस्तु को 5 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वह भी 5 मीटर की दूरी पर ही बन रहा है। यानी कि दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होगा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। इसके अलावा समतल दर्पण की विशेषता में कहता है यदि समतल दर्पण में कोई भी वस्तु को पूर्णतः प्रतिबिंब देखना है, कोई भी वस्तु को यदि पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण का आकार जो है वस्तु के आकार के कम से कम आधा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यदि 5 मीटर लंबा कोई वस्तु है और 5 मीटर लंबी वस्तु को यदि हमको समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब को देखना है तो कम से कम कहता है कि दर्पण की ऊंचाई कम से कम 2.5 मीटर होनी चाहिए। 2.5 मीटर कम से कम रहेगा तब भी 5 मीटर ऊंची वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हम देख पाएंगे। इससे छोटे दर्पण रहने पर पूरा प्रतिबिंब हम नहीं देख पाते हैं।
तो यहाँ पे समतल दर्पण की विशेषता एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि समतल दर्पण की विशेषताएं। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी, सीधा और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है जितना वस्तु दर्पण से दूरी पर होता है। समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार वस्तु के आकार का कम से कम आधा होना चाहिए। अब देखते हैं कि विशेषताएं। तो देखिए अब यहाँ पे हम समतल दर्पण लाए हैं। समतल दर्पण में आप लोग देख लीजिएगा, यही है आपका समतल दर्पण। और समतल दर्पण में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह पूरी तरह से समतल है और यही है आपका परावर्तक सतह। यही है आपका परावर्तक सतह। और ये जो है एक भाग को क्लय किया गया है। ये जो होता है सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ाई जाती है और इससे जो है प्रकाश का पूर्णतः परिवर्तन होता है। जितना भी बात बताए हैं प्रैक्टिकली रूप से आप इस दर्पण में देख सकते हैं। यानी कि इसमें यदि वस्तु देखना हो तो वस्तु को ला करके हम पूरा प्रैक्टिकल को एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिएगा कि समतल दर्पण का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग तो पहला कहता है कि समतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग जो होता है ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। यानी कि हम लोग घर में जो ड्रेसिंग टेबल रहता है उस ड्रेसिंग टेबल में समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावे समतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है वो शोरूम के निगरानी में भी किया जाता है। शोरूम, बड़े बड़े शोरूम होते हैं, उस शोरूम के निगरानी में भी यहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावे समतल दर्पण का उपयोग जो होता है, शोरूम के निगरानी में नहीं होगा, यहाँ पे सजावट सामग्री में किया जाता है। यानी समतल दर्पण का उपयोग जो होता है सजावट सामग्री में किया जाता है। इसके अलावे समतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप यह है क्या? तो पेरिस्कोप जो पनडुब्बी होते हैं, समुद्र के नीचे जो जहाज होते हैं, वहां से बाहर की स्थिति को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और पेरिस्कोप का जो आकृति होती है इस प्रकार से पेरिस्कोप बनाया जाता है। ये जो सेक्शन है पूरा जल के अंदर रहता है और यहाँ पे समतल दर्पण को व्यवस्थित कर दिया जाता है। यहाँ पे भी समतल दर्पण को व्यवस्थित कर दिया जाता है। और ये जो सेक्शन है पानी के बाहर रहता है और यहाँ पे ये जो सेक्शन है पानी के नीचे रहता है। यहाँ से बैठ के व्यक्ति जो होते हैं बाहर की स्थिति को देखते हैं। कोई भी वस्तु यदि यहाँ पे होता है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है पहले इस दर्पण पे बनता है, उसके बाद यहाँ से प्रतिबिंब इस दर्पण पे बनता है और यहाँ पे प्रतिबिंब बनने के बाद यहाँ पे बैठे व्यक्ति जो होता है इस स्थिति को सही तरीके से देख पाता है। यानी कि समतल दर्पण का उपयोग जो होता है ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है, सजावट सामग्री में किया जाता है और समतल दर्पण का उपयोग जो होता है पेरिस्कोप में किया जाता है। इसके अलावे समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता और वक्रता त्रिज्या, आवर्धन क्षमता और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों जो होते हैं अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या और आवर्धन क्षमता जो होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी जो होते हैं दोनों के दोनों अनंत होते हैं। इसके अलावे आवर्धन क्षमता जो होता है +1 होता है। यानी कि ये भी समतल दर्पण की विशेषताएं में भी चल जाएगा कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होता है और आवर्धन क्षमता +1 होता है। ये आवर्धन क्षमता +1 क्यों होता है? तो सबसे पहले तो हमको आवर्धन समझेंगे कि आवर्धन आखिर है क्या। तो आवर्धन में हम देखते हैं कि कोई भी यदि दर्पण हो तो दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम देखते हैं और वस्तु की ऊंचाई को देखते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के यदि हम अनुपात निकालते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी ये जो है h' हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये जो है वस्तु की ऊंचाई और दोनों का अनुपात जो निकालते हैं 1 आता है। इसलिए दो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होता है तथा धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि इसमें बना प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा है।
आभासी और सीधा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर देता है कि समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता +1 होता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता +1 होता है, इस कथन से यह तात्पर्य है कि इस दर्पण में बना प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का मान हमेशा बराबर होता है, तथा धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि इसमें बना प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा है, आभासी और सीधा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी दो दर्पण रखते हैं, तो दो दर्पण रखने के उपरांत हम देखते हैं कि दर्पण रखते हैं, तो दर्पण रखने के उपरांत वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। और यहाँ पे हम लिखे हैं कि थीटा कोण पर रखे दो दर्पणों के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या। यदि थीटा कोण किसी भी एंगल पर यदि हम दो दर्पण को अध्यारोपित करते हैं तो वहां पे प्रतिबिंब कितना बनेगा, प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमको देखना होगा कि यदि 360/θ हम करते हैं और 360/θ यदि सम संख्या के रूप में आता है, सम संख्या के रूप में आता है, तो प्रतिबिंब की संख्या जो होता है 360/θ, ये जो सम संख्या आया इसमें से एक घटा देते हैं, एक घटा देते हैं और जो घटाने के बाद आएगा वही प्रतिबिंब की संख्या होगा। इसको समझने के लिए मान लीजिए दो दर्पण लेते हैं और दो दर्पण को हम यहाँ पे 90 डिग्री पे अध्यारोपित करते हैं, 90 डिग्री पे अध्यारोपित करते हैं, यानी कि थीटा बराबर जो है मेरा 90 डिग्री है, थीटा बराबर मेरा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन है यही कि यदि दो दर्पणों को हम 90 डिग्री पे अध्यारोपित करते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 360/θ करना है और 360/θ का मान कितना है आपका 90 डिग्री। ये जो आया मेरा 4, तो 4 जो आया है मेरा सम है कि विषम है, सम है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें से एक घटा देंगे और ये जो 3 आएगा यही प्रतिबिंब की संख्या होगा। अर्थात कहने का मतलब 90 डिग्री पर यदि हम दो समतल दर्पणों को अध्यारोपित करते हैं तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या 3 होता है, प्रतिबिंब की संख्या 3 होता है। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम किए कि यदि 360/θ विषम हो तो नंबर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या 360/θ यदि हम करते हैं और विषम के रूप में आ जाता है, विषम के रूप में आ जाता है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या जो होती है उतनी ही रह जाती है। जैसे कि हम दो दर्पण को 120 डिग्री के एंगल पर अध्यारोपित करते हैं, थीटा बराबर 120 डिग्री, और जब थीटा बराबर 120 डिग्री पे अध्यारोपित करते हैं और यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए 360/120 यहाँ पे जब काटते हैं तो 3 जो है मेरा विषम संख्या के रूप में है, तो 3 जो है विषम संख्या के रूप में है, इसलिए प्रतिबिंब की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्रतिबिंब की संख्या जो होगा 3 के 3 ही रहता है, 3 के 3 ही रहता है। तो यहाँ पे हम दो कंडीशन पहले देखे कि यदि 360/θ सम संख्या के रूप में आएगा तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए वो सम संख्या में से एक को घटा देंगे। लेकिन यदि 360/θ करते हैं और वो विषम के रूप में आता है तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हम कुछ घटाते नहीं है, वो जो विषम संख्या आता है वही विषम संख्या रह जाता है, वही विषम संख्या रह जाता है। एक इसमें तीसरा कंडीशन भी कहता है कि यदि हम 360/θ करते हैं, 360/θ करते हैं और 360/θ के बाद 360/θ करने के बाद यदि इसका मान दशमलव में आ जाता है, मान लीजिए कि 5.25 आ रहा है, 5.25 आ रहा है, मान लीजिए कि 3.25 आ रहा है, 6.12 आ रहा है, हम थीटा जो भी रखें और थीटा रखने के बाद 360/θ हल किए तो मान लीजिए कि 5.25 आ रहा है, 3.25 आ रहा है, 6.12 आ रहा है।
तो यहाँ पे जो संख्या है ना तो सम है ना ही विषम है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए जो दशमलव के पहले जो संख्या होते हैं वही प्रतिबिंब की संख्या हो जाती है। यानी कि कैलकुलेट करेंगे और 5.25 आएगा तो प्रतिबिंब की संख्या जो होंगी 5 होंगी। कैलकुलेट करेंगे 3.25 आ रहा है तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या 3 होगा। कैलकुलेट करेंगे 6.12 आ रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगा केवल 6 होगा। यानी कि यहाँ पे जो पूरा अंक है दशमलव के पहले वाला वो अंक को हम लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन या तो सम आ सकता है या तो विषम आ सकता है या तो दशमलव में आ सकता है। तो सम आएगा तो उसको में से 1 हटा के प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करेंगे, विषम आएगा तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और यदि दशमलव में आएगा तो दशमलव के पहले वाला संख्या जो होगा वही प्रतिबिंब की संख्या होगा। और तीनों कंडीशन में हमको 360/θ को ध्यान रखना है, जबकि प्रश्न में आपको थीटा का मान दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे आप जल्दी से क्वेश्चन लिखिएगा और तुरंत हमको बताइएगा। यदि दो एक क्वेश्चन लिखिएगा, यदि दो समतल दर्पण को 30 डिग्री पर अध्यारोपित करते हैं 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 तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो प्रतिबिंब की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? तो प्रतिबिंब की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? ऑप्शन ए में डालिएगा 11, ऑप्शन ए में 11, बी में डालिएगा 12, सी में डालिएगा 10 और डी में डालिएगा नन ऑफ दीज। अब देखिए कितना लोग को लग रहा है कि ए ऑप्शन होगा, कितना को लग रहा है बी, कितना को लग रहा है सी, कितना को लग रहा है डी। तो देखिएगा यहाँ पे आंसर कौन है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि थीटा जो दिया है, थीटा जो आपको दिया है बाबू वो आपका थीटा जो है 30 डिग्री दे दिया है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 360 क्या करेंगे 30 डिग्री काटेंगे तो ये 12 3 36, यानी कि 12 जो है मेरा क्या है सम संख्या है, 12 जो है मेरा सम संख्या है। अब यहाँ से प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि यदि सम आएगा तो एक क्या करेंगे घटा देंगे। तो 12 में से यदि हम एक घटाते हैं तो आंसर आ जाता है 11, यानी प्रतिबिंब की संख्या जो होता है आपका 11 आएगा। कोई दिक्कत? तो आपका सही आंसर जो होगा ए हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न दिया हुआ रहेगा बनेगा। अब देखिएगा इसी में हम समतल दर्पण में ही हम बताएं कि वस्तु जो होता है दर्पण से जितना दूरी पर होता है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। यानी कि वस्तु जो है 5 मीटर की दूरी पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी जो होता है 5 मीटर की दूरी पर ही होगा। लेकिन इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि एक व्यक्ति जो है दर्पण समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाता है तो वह दर्पण में अपने प्रतिबिंब को कितनी चाल से आता हुआ प्रतीत देखेगा। तो इससे पहले क्वेश्चन लिखिएगा एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाता है तो वह अपने प्रतिबिंब को कितने चाल से आता हुआ प्रतीत करेगा। तो वह अपने प्रतिबिंब को कितने चाल से आता हुआ प्रतीत करेगा। ए में ऑप्शन दे रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड, बी में ऑप्शन दे रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, सी में ऑप्शन दे रहे हैं कि 15 मीटर प्रति सेकंड और डी में ऑप्शन दे रहे हैं नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे कितना लोग के लग रहा है कि ए आंसर होगा, कितना लोग के लग रहा है बी आंसर होगा, बी भी लग रहा है, कितना लोग के लग रहा है सी आंसर होगा और कितना के लग रहा है कि इसमें आंसर नहीं दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि व्यक्ति जो है अपने प्रतिबिंब को कितने चाल से आता हुआ प्रतीत पाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम दर्पण देखते हैं कि ये मेरा दर्पण है और दर्पण में हम यहाँ पे वस्तु को रखते हैं। तो वस्तु में हम बताए थे आपको कि वस्तु जितना दूरी पर रखेंगे, यदि हम 5 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे कह क्या रहे हैं कि व्यक्ति जो है दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जा रहा है। तो व्यक्ति जो है दर्पण में अपने प्रतिबिंब को कितने मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर जा रहा है, तो अपने प्रतिबिंब को दर्पण में 2 भी चाल से आता हुआ प्रतीत पाएगा। यानी कि भी चाल से जा रहा है तो 2 भी चाल से आता हुआ प्रतीत पाएगा। यानी 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जा रहा है और यहाँ भी 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आ रहा है और दोनों विपरीत दिशा में है। पर व्यक्ति इधर जाएगा और प्रतिबिंब इधर आ रहा है। तो यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति होता है तो चार्ज जो होता है यहाँ पे जुट जाता है, और यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जा रहा है तो व्यक्ति जो है अपने प्रतिबिंब को 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आता हुआ प्रतीत पाएगा। इसलिए सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। तो आज के क्लास में आपका दर्पण में हम समतल दर्पण किए। आपका नेक्स्ट क्लास में हम आपको करेंगे गोलीय दर्पण के गुण, गोलीय दर्पण की विशेषताएं।